जो बात करेंगे वो है मानव में जो व्यवस्था का स्वरूप है उस पर बात करेंगे। तो मानव में जो व्यवस्था का जो फैलाव है वो इस ढंग से है कि एक व्यक्ति मानव है जो कि ज्ञान अवस्था का इकाई है। ज्ञान अवस्था का इकाई उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मानव ज्ञान पूर्वक ही तृप्ति का एहसास उसको होता है। बिना ज्ञान के उसको सुख का आभास नहीं होता। और हर मानव किसी न किसी परिवार में जन्म लेता है और परिवार किसी न किसी मोहल्ला गांव में रहता है, किसी शहर में रहता है, यानी एक समाज का हिस्सा होता है। और ये तीनों किसी न किसी प्रशासनिक तंत्र के द्वारा व्यवस्थित और नियंत्रित रहते हैं। मानव भी, परिवार भी, समाज भी किसी न किसी शासन तंत्र, सरकारी तंत्र, व्यवस्था तंत्र, जो नाम दीजिए, मानवकृत तंत्र नाम दीजिए, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो व्यवस्थित नियंत्रित रहता है। इनके अंतर संबंधों को अगर देखेंगे तो एक आदमी और परिवार के रिश्तों को पहले देखते हैं। तो हम सामान्यतः अपने घर को भी देख सकते हैं, आसपास के घरों को भी देख सकते हैं कि बच्चों की परिवार से अपेक्षाएं क्या रहती हैं और परिवार की बच्चों के साथ क्या अपेक्षाएं रहती हैं। फिर बच्चे परिवार द्वारा जो अपेक्षा की, परिवार से जो बच्चों ने अपेक्षा किया उसको परिवार ने जिस भी ढंग से पूरा किया, उसके बारे में बच्चों का क्या रिस्पांस होता है। और परिवार की अपेक्षा जो बच्चों से होती है या परिवार के सदस्यों से होती है, और परिवार के सदस्यों ने जिस तरीके से उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए क्रियाकलाप किया, निभाया, उसके बारे में परिवार का जो आकलन निष्कर्ष होता है उसको देखिए, आप पाएंगे कि उसमें मिसमैच रहता है। न परिवार संतुष्ट होता है अपने सदस्यों से, न सदस्य संतुष्ट होते हैं अपने परिवार से। सदस्यों को लगता है कि परिवार एज अ होल हमारी अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं कर रहा, और परिवार को ऐसा लगता है, परिवार एज अ होल, कि हमारे परिवार के सदस्य परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। यानी दोनों ही एंड से ऐसा एहसास होता है कि हमारी उपयोगिता पूरकता सिद्ध नहीं हो रही, यानी व्यक्ति की परिवार में और परिवार की सदस्यों के प्रति। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे बच्चों को लगता है कि हम इस तरह इस ब्रांड का जूता पहने, इस ब्रांड का कपड़ा पहने। परिवार को लगता है क्योंकि माता पिता हैं जिनकी उम्र 30-35 साल है, उन्होंने अपने बचपन में उस ब्रांड के कपड़े नहीं पहने होते हैं, तो माता पिता को लगता है कि अरे हम तो साधारण कपड़े पहन के भी पढ़ाई लिखाई कर लिए और आपको पढ़ने लिखने के लिए ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए, या बिना ब्रांड के नहीं हो सकता। बच्चों को लगता है हमको स्कूल जाने के लिए हमको बाइक चाहिए, और पिता की स्थिति ये रहती है कि गांव में 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे पढ़ने। तो माता पिता को लगता है कि हम तो पैदल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाते थे रोज, और रोज आते थे पढ़ने ऐसे जाते थे, इस तरह से हमने पढ़ा और आपको पाला पोसा, और आप अभी 8वीं 10वीं 12वीं में हो और आपको गाड़ी चाहिए। बच्चों को लगता है कि मोबाइल होता तो अच्छा था। माता पिता को लगता है कि अरे हम जब छोटे थे पढ़ते थे तो हमको मोबाइल की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति रहती है कि माता पिता या पूरा परिवार भूतकाल की याददाश्त के अनुसार अपने बच्चों को चलाना चाहता है। माता पिता या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने बचपन की यादों के आधार पे, बचपन में जो जिंदगी उन्होंने जिया उसके आधार पे बच्चों के आगे के भविष्य को वो व्यवस्थित करना चाहते हैं। अब बच्चों को वो पता नहीं है कि माता पिता के बचपना का स्वरूप क्या रहा, बचपन की जिंदगी कैसी गुजरी।
बच्चे अपना भविष्य सोच रहे होते हैं। बच्चों को लग रहा होता है बड़ा पद, बड़ा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बहुत सारे लोग नमस्ते करने वाले, बहुत सारे लोग हमसे ऑर्डर लेने वाले। बच्चों को अपने भविष्य में जो सम्मानजनक स्थिति दिखती है यहाँ दिखती है। माता पिता को दिखता है कि हम बहुत सारे लोग रिश्तों में, खानदान में बहुत सारे रिश्तेदार थे, चाचा मामा काका फूफा बहुत सारे लोग थे और उन सबके साथ मिलजुल करके बड़ा अच्छा लगता था। माता पिता को ध्यान में ये बात है। तो माता पिता की जो अपेक्षाएं होती हैं अपने बच्चों से वो उसी पास्ट के संदर्भ से होती है और बच्चों की जो अपेक्षाएं होती हैं परिवार से वो फ्यूचर के संदर्भ से होती हैं। इसलिए दोनों में ट्यूनिंग नहीं हो पाती, दोनों ही एक दूसरे की अपेक्षा पूरी नहीं कर पाते। अंत में जो सार में जो निष्कर्ष बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि परिवार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया और परिवार बोल देता है कि हमारा बच्चा ही नालायक है, क्या करें, बात ही नहीं सुनता। कहते हैं ये करेगा वो, कहेंगे स्कूल जाओ तो नहीं जाएगा, कहेंगे पढ़ो तो घूमेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हो पा रहे। फिर परिवार और मोहल्ले की स्थिति को देखें तो हम आसपास देखते होंगे हमारे मोहल्ले में जो कॉमन इश्यूज हैं। कॉमन इश्यूज क्या हैं? कॉमन इश्यूज हैं जैसे कूड़ा, हर घर से कूड़ा निकलता है, हर कोई चाहता है कि रास्ता साफ रहे, नहीं कूड़ा न रहे। लेकिन हमारे ही मोहल्ले में हमसे भी वो गलती होती है और मोहल्ले के अन्य लोगों से भी वो गलती होती है कि पता चलता है कि कोई देख नहीं रहा है तो बगल में नहीं डाल। क्यों? क्योंकि दूर जाना पड़ेगा। उसके कारण पूरा पता चला हवा बहा तो पूरे सबके दरवाजे पहुंचने लगा। एक ने फेंका, दूसरे को लगा हम क्यों छोड़ें, हम क्यों सफाई करें, हम भी नहीं करेंगे। मोहल्ले, अब पूरे का पूरे मोहल्ले का इंप्रेशन क्या है? यहाँ रहने वाले परिवार खराब है, यहाँ रहने वाले लोग खराब हैं। और इंडिविजुअल व्यक्ति से बात करें, इंडिविजुअल परिवारों में चर्चा करें तो कहेंगे मोहल्ला खराब है, किसी को साफ सफाई की चिंता नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि परिवार समाज पे दोषारोपण कर रहा है कि समाज खराब है, मोहल्ला खराब है, शहर खराब है, देश खराब है, धरती के सारे लोग खराब है, विश्व व्यवस्था गड़बड़ है। और मोहल्ला, गांव, टोला, शहर, राज्य, देश, पूरी धरती का जो व्यवस्था वो क्या कह रहा है? लोग ही खराब है। अभी जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारे लोग लॉकडाउन में भी बेमतलब घूमते टहलते दिखाई दे रहे हैं। अब शासन तंत्र क्या बोलेगा कि लोग खराब है। शासन तंत्र तो यही कहेगा लोग खराब है, इनको जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं, इनका कर्तव्य क्या है पता ही नहीं, पालन ही नहीं कर रहे। लोग से बात करेंगे तो क्या कहते हैं? शासन तंत्र को पहरा लगाना चाहिए था, किसी को निकलने नहीं देना चाहिए था। शासन क्यों निकलने दे रहा है किसी को? नहीं, इतने हर घर पे एक पुलिस बिठा देना चाहिए था कि कोई निकलने ना पाए। हो क्या रहा है? तो शासन समाज है वो दोषारोपण परिवार पे कर रहा है, परिवार का दोषारोपण समाज पे। व्यक्ति समाज पे दोषारोपण कर रहा है और समाज व्यक्ति पे कर रहा है, और तीनों मिलकर के शासन को पे दोष दे रहे हैं और शासन इन तीनों पे दोष दे रहा है। यानी ये चारों के चारों एक दूसरे के पूरक नहीं हो पा रहे। सड़क पे जाते हैं, ट्रैफिक जैम लगता है, सामान्य सी बात है, सब लोग आधी सड़क छोड़ के बाईं तरफ चलेंगे एक तो कभी जाम नहीं लगेगा, कभी नहीं लग सकता। किसी ट्रैफिक इंस्पेक्टर की वहां जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमको लगता है हमें पहले पहुंचना ज्यादा जरूरी है, और जहां दूसरी तरफ थोड़ी खाली जगह मिलती है तो फैलते जाते पूरी सड़क पर फैल जाते हैं। एक ही साइड के लोग पूरी सड़क पर फैल जाते हैं, सामने वाले किधर से आएंगे?